children, how are you all? I hope you are doing very well in study. मैं चाहती हूँ कि आप निरंतर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ें और आगे बढ़ने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है ना? तो आओ पढ़ें। आज हम पाठ 8 विचित्र साक्षी पढ़ रहे हैं। कक्षा 10वीं शेमुशी पुस्तक का यह पाठ बंग साहित्य पर लिखा गया है। इस पाठ के अंतर्गत न्याय की सूक्ष्मता अर्थात न्याय करना कितना महत्वपूर्ण है और न्याय करने के लिए किन किन बारीकियों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, न्यायाधीश की बुद्धिमत्ता, क्योंकि यदि वह गलत निर्णय लेता है तो बेकसूर व्यक्ति को तो सजा मिलती ही है, वह अपने लिए भी संकट खड़ा कर देता है। सामान्य एवं निर्दोष जनता में न्याय के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न करना, अर्थात यदि किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा मिल जाती है तो न्याय से तो उसका विश्वास ही उठ जाता है। तो न्यायाधीश होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी वाला काम है। बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वे इस कहानी के अंतर्गत एक न्यायाधीश का पात्र निभा रहे हैं। वे एक न्यायाधीश बने हैं और उन्होंने अपनी बुद्धि से एक समस्या का आसानी से समाधान खोज निकाला है। इस पाठ के लेखक हैं श्री ओम प्रकाश ठाकुर। वैसे तो यह पाठ बड़ा विस्तृत रूप में लिखा गया है, परंतु हमारे यहाँ पर उसका महत्वपूर्ण और छोटा सा अंश ही प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ के अंदर हमें प्रत्यय के अंतर्गत ल्यप प्रत्यय, त प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग देखने के लिए मिलेगा। ये सारे के सारे प्रत्यय जो है वो 10th क्लास के कोर्स में हैं। अभ्यास प्रश्नोत्तर के अंतर्गत भी आप देखेंगे तो आपको ल्यप, त, कत्वतु और तुमुन प्रत्यय के बहुत सारे अभ्यास मिल जाएंगे। पाठ का अनुवाद एवं अभ्यास प्रश्नोत्तर मैंने इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उसके अंतर्गत आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर आप आसानी से इसका अभ्यास घर पर बैठे हुए कर सकते हैं। आओ पढ़ें। इसको हमने आप ही के लिए बनाया है और इसका उद्देश्य भी यही है कि आप निरंतर पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ 8 विचित्र साक्षी। तो आइए पढ़ते हैं पाठ 8 विचित्र साक्षी। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। किसी गरीब व्यक्ति ने भूरि यानी अत्यधिक परिश्रम करके किंचित वित्तम उपार्जितवान थोड़ा बहुत वित्तम यानी कि धन, उपार्जितवान यानी कमाया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः। तेन वित्तेन उस वित्त से, उस धन से स्वपुत्रम अपने पुत्र को एकस्मिन् महाविद्यालये एक महाविद्यालय में प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः प्रवेश दिलाने में वह सफल हो गया। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्नः सम्भूतः। तत्तनयः वह बेटा, उसका पुत्र, तत्रैव छात्रावासे निवसन् वही छात्रावास में रहते हुए अध्ययने संलग्नः सम्भूतः अध्ययन में संलग्न हो गया। एकदा सह पिता तनुजस्य रुग्णताम् आकर्ण्य। एकदा सह पिता, एक दिन वह पिता, तनुजस्य रुग्णतायाम् आकर्ण्य बेटे की बीमारी के बारे में सुनकर व्याकुलो जातः व्याकुल हो गया। पुत्रं द्रष्टुम च प्रस्थितः और बेटे की तबीयत पूछने, उसे देखने के लिए प्रास्थितः चल पड़ा। परम अर्थकाश्चेन पीडितः सह बस यानम विहाय पदातिः एव प्राचलत्। परंतु अर्थ की कमी के कारण अथवा धन की कमी के कारण वह बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ बस यानम विहाय बस को छोड़कर पदातिः एव प्राचलत् पैदल ही चल पड़ा।
पदाति क्रमेण संचलन सायं समये अपि असौ गंतव्यात् दूरे आसीत्। पदाति क्रमेण संचलन, पैदल निरंतर चलते हुए भी, सायं समये अपि असौ, शाम के समय भी वह, गंतव्यात् दूरे आसीत्, अपने गंतव्य स्थान से अर्थात अपने पुत्र के छात्रावास से काफी दूर था। निशा अंधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावः। रात के अंधकार में निर्जन स्थान पर पैदल चलना ठीक नहीं है। एवं विचार्य सह पार्श्वे स्थिते ग्रामे रात्रि निवासं कर्तुं किंचित गृहम् उपागतः। यह विचार करके वह पास ही के गांव में रात्रि निवास करने की इच्छा से किसी गृहस्थ के घर में गया, किसी परिवारजन के पास गया और वहां याचना की कि मुझे रात्रि विश्राम के लिए आप थोड़ी सा स्थान प्रदान कर दो। करुणा परो गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत। करुणा परो दयालु गृही, उस गृहस्थ ने आश्रयं प्रायच्छत, उसे आश्रय दे दिया। वह बड़ा दयालु था गृहस्थ व्यक्ति, उसने उसकी परिस्थिति को समझा और उसे रात्रि निवास करने के लिए स्थान दे दिया। विचित्रा देवगति, ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है, देवगति बड़ी विचित्र है। तस्याम एव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृहाभ्यां प्राविष्टः। तस्याम एव रात्रौ, उसी रात्रि को, तस्मिन् गृहे, उसी घर में, जिस घर में उसने शरण मांगी थी, कश्चन चोरः, कोई चोर, गृह अभ्यंतरम प्रविष्टः, घर के अंदर घुस गया। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायित। तत्र निहिता, वहां पर रखी हुई, एकाम मंजूषाम आदाय, एक पेटी लेकर, मंजूषा का अर्थ है बॉक्स, पेटी लेकर, पलायितः, भागने लगा। तस्य पादाभ्यां ध्वनिना प्रबुद्धो अतिथिः चोर शंकायाः तम अनुधावत। उसके पैरों की आवाज से इस अतिथि की नींद उड़ गई और वह जागा हुआ अतिथि उस चोर के पीछे दौड़ने लगा। अग्रहणाच्च, और उसने चोर को पकड़ भी लिया। परम विचित्रम अघटत, परंतु एक विचित्र बात हो गई। क्या थी वो विचित्र बात? चोरः एव उच्चैः क्रोशितुम आरभत। चोर ने ही जोर जोर से आरंभ कर दिया। क्रोशितुम यानी चिल्लाना। क्या चिल्लाना आरंभ किया? चोरोयम इति, यही चोर है, यही चोर है, ऐसा चोर ने स्वयं ने ही आरंभ कर दिया जोर जोर से चिल्लाना। तस्य तार स्वरेण प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्र अगच्छन्। उसके शोर से प्रबुद्धाः यानी जागे हुए, ग्रामवासिनः यानी गांव के लोग, स्वगृहात् निष्क्रम्य अपने घर से निकलकर, तत्र आगच्छन् वहां आ गए। वराकम अतिथिम एव च चोरम मत्वा अभर्त्सयन्, और वराकम यानी बेचारे, अतिथिम एव अतिथि को ही, चोरम मन्य चोर मानकर, अभर्त्सयन् उसकी भर्त्सना करने लगे, उसकी निंदा करने लगे, उसे प्रताड़ित करने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोरः आसीत्, यद्यपि गांव का रक्षक, गांव का सिपाही चोर था, परंतु क्योंकि वो तो सब जानते थे सिपाही को, तो उसके ऊपर किसी का शक नहीं गया। और जो अतिथि था वह अनजान था, तो अनजान के ऊपर ही चोरी की आशंका से गांव वालों ने उसे ही चोर मान लिया और उसको प्रताड़ित करने लगे। तत्क्षणम एवं रक्षा पुरुषः तम अतिथिम चोरोयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत। आरक्षी ने भी, सिपाही ने भी इस बात का पूरा फायदा उठाया और उसने क्या किया? तत्क्षणम एव, उसी क्षण ही रक्षा पुरुष ने तम अतिथिम, उस अतिथि को ही, चोरो अयम, यही चोर है, ऐसा आरोप लगाकर
उसे कारागृह में बंद कर दिया। अर्थात उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया कि ये तो नया है, ये अनजान है, गांव के लोग इसे तो जानते नहीं और मैं सिपाही हूँ तो मुझ पर तो कोई शक करेगा नहीं। तो इसी तरह से उसने सारा का सारा आरोप उस अतिथि पर लगा दिया और स्वयं निर्दोष होकर उसी अतिथि को उसने कारागार में बंद कर दिया। अग्रिमे दिने सह आरक्षी चोर अभियोगेन तम न्यायालयम नीतवान। अग्रिमे दिने अगले दिन सह आरक्षी वह रक्षक चोर अभियोगेन चोरी के आरोप में, उस पर चोरी का आरोप लगाकर, तम न्यायालयम नीतवान उसे न्यायालय लेकर चला गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभयाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीश का नाम था बंकिम चंद्र, है ना। बंग प्रदेश का पहले मैंने आपको बताया था कि बंग प्रदेश की कहानी है। तो बंग प्रदेश के जो न्यायाधीश थे उनका नाम था बंकिम चंद्र। उन्होंने क्या किया? उभयाभ्याम दोनों से पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान अलग अलग विवरण को सुना। दोनों को अलग अलग बुलाया और दोनों का पक्ष सुना पूरी तरह से। सर्वं वृत्तांतम अवगत्य सह तम निर्दोषम अमन्यत। सारा वृत्तांत सुनकर, बंकिम चंद्र जो बहुत समझदार न्यायाधीश थे, तो उन्होंने सारा वृत्तांत सुना और सारा वृत्तांत सुनकर उन्होंने उसे निर्दोष माना। आरक्षणम च दोषम भाजनम, और आरक्षी दोषी है यह वे समझ गए। किंतु प्रमाण अभावात सह निर्णय तुम न शक्नोत। परंतु प्रमाण के अभाव में, उनके पास प्रमाण नहीं था, क्योंकि न्यायालय तो पूरा प्रमाण के आधार पर चलता है। मन की भावनाएं तो वहां पर कोई महत्व नहीं रखती। तो प्रमाण का कोई प्रमाण था ही नहीं, प्रमाण का अभाव था। तो प्रमाण के अभाव में उन्होंने निर्णय नहीं दिया। ततो असौ तो अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। फिर उन्होंने इन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दे दिया कि आप दोनों न्यायालय में कल पधारे। आपके केस की सुनवाई जो है, आपका निर्णय कल होगा। अन्येदु तौ न्यायालये स्व स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तो। अन्य दिन, दूसरे दिन उन्होंने, उन दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष पुनः स्थापित किया। तदेव कश्चित तत्र अत्या कर्मचारी समागत्य न्यवेदयेत्। उसी समय वहीं कार्य करने वाला कोई कर्मचारी आया और उसने निवेदन किया। क्या निवेदन किया? इतः क्रोशद्वयंत्राले कश्चित जनः केनापि हतः। यहाँ से 2 कोस की दूरी पर किसी व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते। उसका मृत शरीर, उसकी डेड बॉडी जो है, वह राजमार्ग के निकषा यानी कि समीप स्थित है, वहां पर पड़ी हुई है। आदिश्यताम किम करणीयम इति। आप आदेश दीजिए कि अब क्या करना चाहिए, ऐसा उस कर्मचारी ने निवेदन किया। न्यायाधीशः आरक्षणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालये आनेतुम आदिष्टवान। अब उस समय देखिए, करना तो है, निर्णय करना है, कोई चतुराई दिखानी है, तो वहां पर यही उपस्थित कर दिया कि अन्य कोई आरक्षी नहीं है। उस आरक्षी तो स्वयं था व्यक्ति। अब उसी आरक्षी को और उसी अभियुक्त को, अर्थात उसी अतिथि को, न्यायाधीश ने यह आदेश दिया कि आप जाइए दोनों और जाकर वह मृत शरीर, वह डेड बॉडी यहाँ पर लेकर आइए, क्योंकि अभी यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास जो उन्हें यहाँ पर न्यायालय में लेकर आए। ये उनका निर्णय करने का एक तरीका था। वे चाहते थे कि सच्चाई का पता लगाया जा सके। आदेशम प्राप्य उभौ प्रचलता। आदेश प्राप्त करके दोनों चल पड़े। तत्र उपेत्य काष्ठपटके निहितम पटाच्छेदितम देहम स्कंधेन वहन्तौ न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ। वहां पहुंचे और वहां पर रखे हुए काष्ठ के पटल पर, लकड़ी के फट्टे पर रखी हुई और पट आच्छादितम कपड़े से ढकी हुई देहम मृतदेह को स्कंधेन वहंतो कंधों पर उठाकर न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितम न्यायालय की ओर वे दोनों चल पड़े। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत। आरक्षी जो था वो कैसा था?
सुपुष्ट देह, हट्टा कट्टा था। अभियुक्तश्च अतीव कृशकाय, और जो अतिथि था, अभियुक्त था, जिस पर इल्जाम लगाया गया था, वो बेचारा बड़ा कृशकाय यानी कि दुबला पतला व्यक्ति था। भारवन्तः शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत्। वो जो दुबला पतला था, उसके लिए बहुत भारी उस मृत शरीर को अपने कंधे पर उठाना और चलना बहुत दुष्कर काम था, बड़ा मुश्किल काम था। सह भार वेदनाया क्रदन्ति स्म, वह भार की वेदना से रो रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदितम आरक्षी तम उवाच। तस्य क्रंदनम निशम्य, निशम्यम श्रुत्वा, ये पर्यायवाची शब्द है। उसके क्रंदन को, उसके रोने को सुनकर आरक्षी ने मुदितम, प्रसन्न होते हुए, तम उवाच, उसे कहा। क्या कहा? रे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणाद् वारितः। तस्या दिने, उस दिन, त्वया, तुमने, चोरिताया मंजूषाया, ग्रहणात्, चोरी की हुई पेटी को ले जाने से, वारितः, मुझे रोका था। इदानीं निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व। इदानीं, इस समय, निज कृत्यस्य, अपनी करनी का, फलम, फल, भुंगस्व, भुगतो, अब अपनी करनी का फल भुगतो। अच्छा होता तुम मुझे उसी दिन पेटी ले जाने देते, ना रोकते, ना तुम्हारे ऊपर केस होता। अब मैंने तुम्हें केस में पकड़ा दिया है, अब तुम अपनी करनी का फल भुगतो। अस्मिन् चौर्य अभियोगे त्वम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे। इस चोरी के अभियोग में, इस चोरी के इल्जाम में तुम 3 साल का कारावास का दंड प्राप्त करोगे। इति प्रोच्य उच्चैः अहसन। ऐसा कहकर वह जोर से हंसने लगा। यथा कथंचित उभौ शवम आनीयम एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तु। यथा कथितम, जैसे तैसे करके उन्होंने वह शव उठाया और न्यायालय में एक चौतरे पर, एक चबूतरे पर आकर रख दिया। न्यायाधीशेन पुनः स्तौ घटनायाः विषये वक्तुम आदिष्टौ। न्यायाधीश जो थे बंकिम चंद्र जी, उन्होंने उन दोनों को अपनी अपनी घटना जो घटी थी, जिसके बारे में वो निर्णय लेने के लिए न्यायालय में आए थे, वह घटना पुनः बताने के लिए कहा। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्यम अघटत। आरक्षिणी यानी कि जो सिपाही था उस गांव का, जब वह अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहा था तो एक विचित्र घटना घटी। क्या विचित्र घटना घटी? सह शवः प्रवारकम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदित्वा। वह जो शव था, जिसे वे लोग डेड बॉडी समझकर लाए थे, वह शव अपने ऊपर वाला वस्त्र जो है वो उतार कर, जो उसे ओढ़ाया गया था, वह उतार कर खड़ा हो गया और उसने दोनों को न्यायाधीश के सामने अपना अभिवादन करते हुए दोनों की जो घटना घटी उसके बारे में निवेदन किया। मान्यवर, एतेन आरक्षिणाः अध्वनि यद उक्तम तद वर्णयामि। इस आरक्षी पुरुष ने अपनी वाणी में जो कुछ भी कहा था, मैं उसे पुनः दोहराता हूँ। मैं आपके सामने वह अक्षरशः पुनः प्रस्तुत करता हूँ कि इस सिपाही ने क्या कहा था। त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणाद् वारितः। त्वया यानी तुमने, अहम तुम्हारे द्वारा, मैं चोरी की हुई पेटी को उठाकर ले जाने से रोका गया था, अर्थात तुमने मुझे पेटी ले जाने से रोका था। अतः निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व। इसलिए अपनी करनी का फल भोगो। अस्मिन् चोरी अभियोगे है त्वम वर्षत्रयस्य कारावास दंडम लप्स्यसे इति। इस चोरी के आरोप में तुम 3 साल की सजा श्योर भुगतोगे, ऐसा इसने कहा था।
न्यायाधीशः आरक्षिणेः कारादण्डम् आदिश्य तं जनं ससम्मानं मुक्तवान्। न्यायाधीश ने समझ गए न्यायाधीश सारी बात, और न्यायाधीश ने सिपाही को कारावास का दंड दिया, और कारावास दंड का आदेश देकर उन्होंने जो अतिथि था, जो अनजान व्यक्ति था, उसे ससम्मान बरी कर दिया, मुक्त कर दिया। इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो अपने बुद्धि का प्रयोग करके निश्चित रूप से मुश्किल समस्या का हल प्रदान करता है। यहाँ पर एक श्लोक के माध्यम से यही बात हमें समझाने का प्रयत्न किया गया है। दुष्कर्ण्य अपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालंब्य लीला एव प्रकृतवर्ती। बुद्धिशाली व्यक्ति जो है, जिनके पास बुद्धि की संपत्ति है, पैसों की, हीरे मोती की संपत्ति नहीं, अर्थात जिनके पास बुद्धि की संपत्ति है, बुद्धि की संपदा से युक्त व्यक्ति अपनी युक्ति और बुद्धि का सहारा लेकर कठिन से कठिन कामों को भी लीला एवं खेल खेल में ही निर्णय प्राप्त कर देते हैं अथवा अपनी समस्या का समाधान कर देते हैं। इस प्रकार इस एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि यदि हम बुद्धि का प्रयोग करें तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान हम प्राप्त नहीं कर सकते। अतः धन, दौलत, हीरे, मोती, यह जो खजाना है, यह जो संपत्ति है, इस संपत्ति से कई गुना ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है हमारी बुद्धि की संपत्ति। मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा। इस पाठ के भावार्थ एवं अभ्यास प्रश्नोत्तर के लिए इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें, वहां पर एक लिंक उपलब्ध होगा। वहां आपको इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर और पाठानुवाद मिल जाएगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और आओ पढ़ें को अवश्य सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।